नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पिछले दिनों आरएसएस जिस तरह मोदी के खिलाफ अब बोलने लगा है, उससे महाराष्ट्र में खासकर बीजेपी के लिए माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आरएसएस का मुख्यालय महाराष्ट्र है। आरएसएस से क्यों आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र अभी एपी सेंटर बना हुआ है राजनीति का, सियासत का, इसलिए भी महाराष्ट्र की चर्चा यहां जरूरी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया कल भी और आज भी, और उन्होंने कह दिया कि सुपरमैन और विश्व रूप वाले भागवत के बयान पर उन्होंने कहा है, खासकर आपको याद होगा कि उन्होंने अभी मोहन भागवत ने बयान दिया था उधर झारखंड में, और उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने जो बातें कही है बहुत महत्वपूर्ण है, और कह रहे हैं कि इस देश में जो भी हो रहा है उस पर भागवत साहब को खुलकर बोलना चाहिए। अभी भी अल्पमत की सरकार होने के बावजूद वो देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ठीक नहीं है, और इस देश में कॉमन मैन ही सुपरमैन है, और ये कॉमन मैन ने अपने आप को भगवान समझने वाले लोगों को बहुमत से दूर रखा है। ये बात कह रहे हैं संजय राउत। जरा संजय राउत को पहले सुनते हैं, और क्यों संजय राउत को लेके आ रहा हूं, क्यों मोहन भागवत की चर्चा कर रहे हैं, ये सब आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले संजय राउत को सुनिए। बहुत सी बातें बहुत ही बेबाकी से बोल रहे हैं। अब ये सुपरमैन कौन है मोहन जी के मन में, विष्णु के अवतार कौन है, या जिस तरह से कहा गया क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति कौन है, ये पूरा देश जानता है। तो भागवत साहब ने खुलकर बोलना चाहिए। इस देश में जो हो रहा है अभी भी अल्पमत की सरकार होने के बावजूद, वो देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ठीक नहीं है। इस देश में कॉमन मैन ही सुपरमैन है, और ये कॉमन मैन ने अपने आप को भगवान समझने वाले लोगों को बहुमत से दूर रखा। तो मैं मानता हूं इस देश का मतदाता कॉमन मैन ये सुपरमैन है। सर, एका व्यक्तीला सुपरमॅन व्हायचं आहे, त्यानंतर तो स्वतःला देव। तो देश का कॉमन मैन ही सुपरमैन है, ये कह रहे हैं संजय राउत। और संजय राउत यानी महाराष्ट्र यानी शिवसेना उद्धव गुट, और उद्धव गुट के ही मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी आज एक बड़ी घोषणा की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो उनकी सरकार मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देगी। धारावी, आप जानते हैं, धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जा रही स्कीमों का विरोध करते हुए वहां पर उद्धव ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था आज, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि धारावी झुग्गी पुनर्विकास का काम उद्योगपति गौतम अदानी की कंपनी के पास है। गौतम अदानी वही अदानी जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी करते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एनडीए की नैया एक बार फिर चुनावी भंवर में फंसती हुई दिख रही है। बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों को एक साथ साधना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन में या महाविकास आघाड़ी में फूट डालने की उसकी सारी कोशिशें भी बेकार होती जा रही हैं। राहुल गांधी के पंढरपुर की धार्मिक यात्रा पर न पहुंचने या एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कई तरह की खबरें चलाई गई पिछले दिनों कि महाविकास आघाड़ी में दरार आ गई है, लेकिन इन खबरों को प्लांट करने के पीछे मकसद असल में एनडीए की कमजोरियों पर पर्दा डालना है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर कोई मतभेद नहीं है। इस बात को शरद पवार ने साफ कर दिया है। हाल ही में शरद पवार ने एक बयान दिया है, और उस बयान में शरद पवार ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, और लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है, मगर एनसीपी इस तरह की रैंकिंग में भरोसा नहीं करती है। गठबंधन में कोई एकतरफा नहीं है। विधानसभा चुनाव भी गठबंधन के दल मिलकर लड़ेंगे और महाराष्ट्र के लोगों को विकल्प देंगे, ये कहना है शरद पवार का। और इस बयान से जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की बात महाविकास आघाड़ी आपस में सुलझा लेगी, लेकिन एनडीए की लड़ाई तो अब सतह पर आ गई है। एनडीए की बात यहां इसलिए रख रहा हूं
क्योंकि यहां से एक इंडिया गठबंधन की जो तैयारियां हैं वो आप तक पहुंचेंगी। कैसे बुरी फंस गई है बीजेपी ये, और इंडिया ने क्या प्लान बना लिया है ये, इसके तहत आप समझने की, आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में पार्टी नेताओं ने विधानसभा चुनाव में 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, उसमें से अगर 170-180 सीटें बीजेपी लड़ ले तो फिर दूसरे गुट का क्या होगा। एकनाथ शिंदे भी कम से कम 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं और अजित पवार गुट भी कम से कम इतने ही सीटों पर लड़ना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि शिंदे ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए 100 विधानसभा क्षेत्रों में 110 ऑब्जर्वर भी तैनात कर दिए हैं। अजित पवार 70 से 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐलान कर चुके हैं। उधर अजित पवार के खिलाफ बीजेपी में आवाज तेज हो गई है, तो यह भी कहा नहीं जा सकता है कि अजित पवार एनडीए का हिस्सा कब तक रहेंगे और इन तीनों दलों में सीएम की कुर्सी की दावेदारी कौन छोड़ेगा और कौन उस पर अड़ा रहेगा। यानी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में उसे 2 सहयोगियों को एडजस्ट करने की खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात यहां पर दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र की यह सियासी हलचल है दोस्तों, लेकिन सियासी हलचल अगर बिहार चले तो वहां भी है। और आज बिहार में इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ और वहां जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने एक प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन का आयोजन इंडिया गठबंधन ने किया और उसमें बहुत सारी बातें अलग अलग नेताओं ने कही हैं। उस प्रदर्शन की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं। अखिलेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं बिहार के, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा ये सुन लेते हैं। बिहार की चर्चा और उधर उत्तर प्रदेश भी चलेंगे और इन सबको लेके आगे बढ़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनिए अखिलेश प्रसाद को। आज पूरा महागठबंधन इस देश में और खास करके विशेष करके बिहार में जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। आरजेडी, लेफ्ट की सभी पार्टियां और कांग्रेस पार्टी सभी हम लोग इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर नेता सभी लोग इसके प्रति अपना आक्रोश और प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए सड़क पर आए हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार कल बैठक किए थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिस तरीके से आज आप लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं और कल मुख्यमंत्री नहीं, देखिए सीएम सब लोग पूरे देश की जनता जान चुकी है कि सीएम के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। जिस तरह की स्थिति में वो पहुंच गए हैं, 4-5 लोग प्रॉक्सी से इस राज्य को चलाना चाहते हैं और इस पे विराम लगना चाहिए। क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कहा है कि जो भी दोषी है वो पीछे भेजे और उन्होंने जनादेश उन अधिकारियों को नहीं है, जनादेश किसी पार्टी को और लीडर को मिलता है और लीडर अब काम करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। कोई ब्लॉक नहीं है जहां हर रोज कोई न कोई हत्या नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं आपसे कि 15 साल पहले अपराध अरे कहाँ बीजेपी का बात करने लगे, बीजेपी का लोग बेकार का। तो सुन रहे थे आप, ये बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज दिन की तस्वीर है और आज बिहार में इंडिया गठबंधन ने प्रोटेस्ट किया नीतीश सरकार के खिलाफ, उनके लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और पिछले दिनों आपने देखा कि बिहार ने एक और रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा पुलों के गिरने का, पुल, जी हां ब्रिज, उसके गिरने का एक रिकॉर्ड आपने देख लिया बिहार में। अब तो आज ही एक खबर आई कि चीन में भी एक पुल गिरा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार के इंजीनियरों ने बनाया था या हिंदुस्तान के इंजीनियरों ने बनाया था, जो चीन में भी अब गिरने लगे पुल। खैर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा एक लॉ एंड ऑर्डर की बात इधर उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में दरअसल पिछले 3-4 दिनों से एक फरमान जारी हुआ जो अब और आगे बढ़ा है, हरिद्वार तक पहुंच चुका है। कांवड़ यात्रा के दौरान चलने वाले जितने भी कांवड़िए हैं और उस यात्रा में रास्ते में अगर किसी की दुकान है तो दुकान पे अपना नाम लिखना होगा, प्रोप्राइटर का नाम लिखना होगा। इससे बवाल मचा हुआ है। विरोध में एनडीए के साथी भी आ गए हैं। जी हां, एनडीए के साथी
इंडिया नहीं, एनडीए के साथ ही, इंडिया तो है ही, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, कई बातें हम लोग कर चुके हैं, आप लोग भी सुन चुके हैं, जान रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये तीन ऐसे राज्य हैं और तीनों राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव होना है अगले 3 महीने 4 महीने में, उसके बाद बिहार में अगले साल चुनाव होना है और 2 साल बाद 2.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुखिया कब बदले जाएंगे, इस पर चर्चा लगातार चल रही है। इन सब के बीच बीजेपी कैसे बुरी फंसी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि परसों से यानी सोमवार से बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र से पहले इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में है। शरद पवार अपनी बात रख रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपनी बात रख रहे हैं, राहुल गांधी पर्दे के पीछे हैं लेकिन एलओपी की भूमिका निभाएंगे, आप जानते हैं। और अखिलेश यादव लगातार पर्दे के बाहर हैं और उधर तेजस्वी यादव, इन सब ने मिलकर जो प्लान तैयार किया है वो प्लान बीजेपी को परेशान करने वाला है। आइए उन्हीं प्लान्स और उन्हीं तैयारियों की चर्चा हम करते हैं और इन सब के बीच जो घटनाक्रम है उस पर भी ध्यान आपको आकर्षित कराना ज़रूरी है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात कि यूपीएससी के चेयरमैन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनको 2029 तक रहना था, मनोज सोनी। और 2029 नहीं बल्कि 2024 में 5 साल पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, इसकी चर्चा भी। और क्या इसके तार राजनीति से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं या किसी भ्रष्टाचार या घोटाले से जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ भी है। और इन सबको एक साथ आप समेटिए तो बुरी फंसी बीजेपी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोरमा जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। महाराष्ट्र का सूरत हाल आपने देख लिया, आपने सूरत हाल बिहार का भी देखा, उत्तर प्रदेश का भी देखा और दिल्ली का तो देख ही रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? और सबसे बड़ी चीज कि क्या यहाँ पर आपको बीजेपी फंसी हुई दिखाई देती है? देखिए राजू जी, बीजेपी तो अपने 4 जून के नतीजों के बाद से ही फंसी हुई और जिस तरह से 2 बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं वो उनके लिए बड़े मुश्किल में डालने वाला है, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार चलाने के आदी नहीं रहे। इधर लखनऊ और दिल्ली के बीच तकरार चल रही है, उसमें जितनी खींचतान हो रही है। उत्तर प्रदेश में कल एक इस्तीफा हुआ एक राज्य मंत्री का, बीजेपी के कई नेता मंत्री विधायक सीधे सरकार पर हमलावर हैं और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए लगातार कशमकश जारी है। और ये जो कशमकश है वो असल में अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच का द्वंद्व है। ये वो आवाजें हैं जो 10 साल तक खामोश रही। शंकराचार्य भी बोल रहे और उन्होंने जितना जोरदार हमला किया कि अगर राजनीतिक लोग धर्म के मामले में हस्तक्षेप बंद कर दें तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार धर्म के मामले में हस्तक्षेप ही नहीं करते हैं। वो राम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, केदारनाथ भी जाएंगे और केदारनाथ में वो सोना पीतल हो जाएगा। ये जो करिश्मा चल रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके कल राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया था उत्तर प्रदेश में। यूपीएससी में जो घोटाला हुआ है कि वहां सर्टिफिकेट, खास करके जो विकलांगों की सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, उसमें जो खेल चल रहा है वो अब बेपर्दा होने लगा है। यही वजह है कि यूपीएससी के चेयरमैन रिजाइन करके, और नहीं तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। कितने पेपर लीक हुए हैं इस बीच में जब से ये सरकार बनी है। मुझे लगता है 7 या 8 तो आतंकवादी हमले हो चुके हैं जिस पर चर्चा ना हो इसलिए मीडिया मैनेजमेंट पूरा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भले ही अंबानी साहब ने एक बड़ा भोज दिया हो सबको, लेकिन सच्चाई ये है कि अजीत पवार लगभग शून्य की स्थिति में है और शिंदे साहब का क्या होगा ये भी सब जानते हैं।
बीजेपी का काम ही यही है कि पहले छोटे छोटे दलों को अपने साथ करिए और उनको खत्म कर दीजिए। ये जम्मू कश्मीर से लेकर के आप बिहार होते हुए चले आइए, महाराष्ट्र तक आपको हर जगह यही दिखाई पड़ेगा। उड़ीसा में क्या किया गया वो भी सबने देखा। तो ये तो नरेंद्र मोदी की अपनी स्टाइल है। तो महाराष्ट्र में जो वो चाहते थे, जो वो सोचते हैं आज भी कि किसी तरीके से वहां बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि आर्थिक राजधानी है और वहां से बहुत सारा फाइनेंस भी पार्टी को। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के साथ इन्होंने अन्याय किया कि तमाम कंपनियां उठा करके गुजरात ले गए, तो महाराष्ट्र के लोग नाराज हैं। सरकार जिस तरह से चुनी हुई इन्होंने तोड़ी, उसको लेकर के भी वहां पे रोष है और उसका परिणाम आपको दिखाई दिया लोकसभा चुनाव में। आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की हालत पहले से ही खस्ता दिखाई पड़ रही। तो अजीत पवार के बहुत सारे नेता वैसे भी शरद पवार के साथ आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो वो कितना बचेंगे अभी नहीं कहा जा सकता है। तो बीजेपी वहां कहीं ऐसा ना हो कि अकेले रह जाए, शिंदे का कोई खास मतलब होगा नहीं। तो महाराष्ट्र वो गंवाने जा रही है, ये उसको सामने दिख रहा है। हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी बीजेपी इस समय बैकफुट पर है। कांग्रेस वहां बेहद मजबूत दिखाई पड़ रही है, भले ही वहां चौटाला साहब और बीएसपी एक साथ गई हो, फिर भी वहां एंटी इनकम्बेंसी इतनी है बीजेपी के खिलाफ कि कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो वहां से लेकर के और इस समय पूरे देश में अब बजट जो सत्र शुरू होने जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू की अपनी जो ख्वाहिशें हैं, अमरावती उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और भी ढेर सारे उनको बजट चाहिए, उसकी वो पूर्ति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दबाव इस समय चौतरफा है और यही वजह है कि अब मोहन भागवत ने भी वो बात कह दी है जो लगातार खामोशी बनी रही। वो मोदी जी जब ये कहते हैं कि साहब हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, ऐसा महसूस होता है। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं, जब तक मां जीवित रही तो 8-8 कैमरे लेकर के जाते थे। एक बार कैमरामैन नहीं आए तो गाड़ी में ही बैठे रहे, तब उनको ये नहीं था कि मां घर में अंदर है तो चले जाए, तब तक उसके दर्शन करें, उससे आशीर्वाद लें। मोदी जी आशीर्वाद भी तभी लेते थे जब कैमरे आ जाते थे। तो जब तक मां जीवित है तब तक वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हुए, उसके बाद वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे। जो ये राजनीति है और जिस तरह का आप पता नहीं मोदी जी को ये भ्रम है या मोदी जी इसके जरिए अपनी जो छवि है उसको फिर से थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो धूमिल हो चुकी है। तो अब कुछ नहीं है कि अपने आप को भगवान ही कहिए। मुझे लगता है कि राजनीति से बाहर बहुत सारे जो समाज में बाबा घूम रहे हैं और जिस तरह से वो अपना प्रवचन करके अपनी दुकानें चला रहे हैं, मोदी जी भी करीब करीब उसी तरह से कि वो सब कहते स्वघोषित वो भी भगवान है। राजनीति में स्वघोषित भगवान मोदी जी हो गए, ताकि लोग अंधश्रद्धा रखें, अंधभक्ति रखें। लेकिन लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। आप कुछ समय तक तो लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, जब आपको झूठ ही बोलना है, जब आपको लोगों के साथ छल ही करना है, लेकिन एक वक्त के बाद ये चीजें ठीक नहीं रहती हैं कि लोगों के जब पेट पर लात पड़ती है। बेरोजगारी कहां है इस समय, महंगाई का आलम क्या है, 120 रुपए किलो टमाटर है इस समय। कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसके दाम 2 गुने 4 गुने ना हो गए हों। लोग खाएं तो खाएं क्या। तो जो स्थितियां हैं इस समय महंगाई बेरोजगारी से लेकर के, और दो तीन दृश्य आए हैं, एक गुजरात का आया, एक महाराष्ट्र का आया कि जहां 1000-2000 की वैकेंसी निकलती है वहां लाखों की संख्या में नौजवान पहुंच रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है। कुछ जगहों पर जो नौजवान है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, लेकिन मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन समस्या ही ये है अब मोदी जी के सामने कि जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें मोदी जी उस तरह से एक छत्र शासन नहीं चला सकते। एक तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और अपनी जिद में
मुझे तो ये लगता है कई बार कि अगर मोदी जी इस बार ये कहते कि मैंडेट मुझे नहीं दिया है जनता ने और हम इस बार विपक्ष में बैठेंगे, तो शायद मोदी जी बच जाते। इन 10 साल में उन्होंने देश को जहां पहुंचा दिया है, अब वो और बुरी हालत में होने जा रहा है। तो इसका सारा ठिकरा तो मोदी जी के सिर पे ही फूटना है। हो सकता है कि सरकार और बनती तो उसमें वो बचाव का अपना रास्ता निकालते, लेकिन मोदी जी सिर्फ सत्ता के लिए बने हैं, वो सत्ता से बाहर रह भी नहीं सकते। इस जिद ने मोदी जी को इतिहास के उन पन्नों पर पहुंचा दिया है, आने वाले वक्त में जब लिखा जाएगा कि वो इस देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री और इस देश के सबसे असंवेदनशील प्रधानमंत्री कहे जाएंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, हर जगह देखा जाए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कांवड़ियों को लेकर माहौल गर्म है, और उससे पहले माहौल गर्म था कि वहाँ के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य और बाकी ये सारी कहानियाँ हम लोग देख चुके, दिखा चुके, उस पर चर्चा कर चुके। बिहार में आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में अब वहाँ जो खिचड़ी पक रही है उसमें कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आते हैं अजित पवार, शिंदे गुट, उनका जो दोनों अलग अलग है। इन सबको देखा जाए, बीजेपी को देखिए आप, बीजेपी कितना यहाँ कंफर्टेबल है, जरा यहाँ से चर्चा की शुरुआत करें। और क्या आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया एज में है, इंडिया ने अपनी रणनीतियां तैयार कर रखी हैं, आएंगे थोड़ा इसके आगे जब बढ़ेंगे दूसरे राउंड में, तो परसों से जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है 22 तारीख से, उस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा। लेकिन अभी तक जो कुछ हो रहा है उस पर चर्चा, अभी क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? राजीव जी, पहली बात तो बीजेपी के अंदर बहुत आपाधापी मची हुई है, और वो आपाधापी इस बात को लेकर है कि हार के असली कारणों की विवेचना कोई नहीं करना चाहता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एलिफेंट इन द रूम, किसी को दिख नहीं रहा है, और वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो मोदी जी के सबका विकास सबका साथ पे ही जो है उंगली उठा दी, फिर उनको जवाब दिलवाया गया माइनॉरिटी सेल की तरफ से। शुभेंदु अधिकारी क्यों कह रहे हैं ये? शुभेंदु अधिकारी इसलिए कह रहे हैं कि विवादित बयान कि हम उन्हीं को सर्व करेंगे, उन्हीं की सरकार होगी जो हमारा समर्थन करेंगे, हम उनका ही काम करेंगे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी अध्यक्षता में जबरदस्त नाकामी हासिल हुई है बीजेपी को वेस्ट बंगाल में जी। तो वो अपना हिस्से का जो जवाबदेही है वो उन्होंने सरकार दी मोदी जी के ऊपर। यही काम लखनऊ में हो रहा है कि दिल्ली वाले अपनी जिम्मेदारी सरका रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे, और बड़े स्पॉन्सर्ड तरीके से ये कहा गया कि अधिकारियों ने साथ नहीं दिया तो क्या अब अधिकारियों के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पे, या तमाम सारे कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें कुल मिला के ये हुई कि योगी आदित्यनाथ जो है वो जिम्मेदार है, यानी मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। और आरएसएस लगातार मोदी पर इशारा कर रही है, एरोगेंस, नॉन बायोलॉजिकल, तमाम सब बातें सीधे तरीके से नहीं कह रहे। तो बीजेपी के अंदर बड़ी हड़कंप ये मची हुई है कि हार के कारण क्या है, और खासकर उत्तर प्रदेश। मतलब तो कॉमेडियन भी इस पे बात करने लग गए हैं अयोध्या की हार पे। तो अयोध्या की हार जो है वो बीजेपी अभी भी समझ नहीं पा रही है कि वो कितनी बड़ी हार है, और उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। एक बड़ा वोट शेयर शिफ्ट हुआ, 8% तो बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ, सीटें तो गई हैं आधी के करीब, लेकिन वोट शेयर शिफ्ट हुआ है 8%। वो वोट शेयर जो शिफ्ट हुआ है वो बहुत सा वोट शेयर तो कांग्रेस की वजह से हुआ है, और बहुत सा जो है वो समाजवादी पार्टी और दूसरे जो लोग आए उनके साथ उसकी वजह से हुआ। ये जो नया वोट शेयर है उसी का परिणाम अयोध्या का रिजल्ट है।
और अभी वहां पे नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है, क्योंकि अब अखिलेश यादव आ गए दिल्ली। उस नेता प्रतिपक्ष में भी अखिलेश यादव की तरफ से मुझे लगता है कि बहुत राजनीतिक सूझबूझ होगी और वो एक संदेश देंगे वहां पे, और वो 10 जो विधानसभा के चुनाव उसके पहले ही होगा, और उसके पहले होगा तो एक और मुश्किल होगी। तो बीजेपी अभी भी हार के कारणों का सही विवेचना नहीं करने की स्थिति में है, क्योंकि इशारा जाएगा कि ब्रांड मोदी फीका पड़ गया, जी, इसलिए बीजेपी नहीं करना चाहती है इसको, या आरएसएस। तो ये बीजेपी के अंदर अभी ये चल रहा है। जहां तक बात महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में आरएसएस के 2 मैगजीन्स या पब्लिकेशंस अजीत पवार पर निशाना लगा चुके हैं कि ये जो है गलत हुआ फैसला, उनको साथ में लेना वो लायबिलिटी है, वो बोझ है। और ये लगातार कैंपेन वहां पे बीजेपी के अंदर आरएसएस की तरफ से भी चल रहा है अजीत पवार के खिलाफ। जी, लेकिन जो दूसरा बड़ा कारण, जो महाराष्ट्र की जो हम लोग भी लोकसभा के इलेक्शन में गए थे, वो कारण वहां मौजूद है कि जो पार्टियां की तोड़फोड़ की है मोदी और अमित शाह ने, इसका बहुत खराब संदेश पूरे महाराष्ट्र में गया और इसका रिफ्लेक्शन विधानसभा में भी होगा, निश्चित तौर पे होगा। दूसरी बात जो उद्धव ठाकरे ने भी कहा, मुंबई की सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उद्धव ठाकरे ने जो धारावी को लेकर कहा है, इसका बड़ा इम्पैक्ट जाए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी धारावी का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और अडानी का ही मुद्दा उठाया था। गए भी थे वो गए भी थे, गए, जी जी, वही। तो इसलिए, और उन स्पॉट्स पे हम लोग गए थे जब हम मुंबई गए थे, तो अडानी का मुद्दा वो लोग लगातार उठाते रहे हैं वहां पे। इन सब चीजों का महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत इम्पैक्ट होगा, और मोदी साहब कैंपेन करेंगे, मोदी साहब फिर शरद पवार पे टारगेट करेंगे, उद्धव ठाकरे पे टारगेट करेंगे, और उसका उल्टा असर वहां पे होगा। तो महाराष्ट्र हो चाहे कांवड़ यात्रा को लेकर हो रहा है, तो कांवड़ यात्रा के ऊपर भी राजीव जी जो हो रहा है, वो केवल वही है कि जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी हार हुई है उसको ढकने छुपाने का काम हो रहा है, और कुछ नहीं है। और इससे प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी सीधी जिम्मेदारी तो बीजेपी और योगी सरकार की है ही। मैं मानता हूं कि इसकी सीधे जिम्मेदारी मतदाता भी तय करेगा, जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी और चिराग पासवान की पार्टियों की। केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा। आपने बयान दिया, लोग मान जाएंगे कि आप विरोध कर रहे हैं जी। तो इसलिए बीजेपी बड़े चारों तरफ से अभी फंसी हुई है, और इनको बीजेपी को ये मानना पड़ेगा, ऑनेस्ट रिव्यू करना पड़ेगा, बंद कमरे में करना चाहे कि ब्रांड मोदी अब वो काम नहीं कर पा रहा है जो कर रहा था, और वो जब तक नहीं मानेंगे बीजेपी का संकट और गहरा होता जाएगा। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आना चाहता हूं मनोरमा जी आपके पास। मनोरमा जी, कैसे आप देखती हैं, अभी पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं कि एक पे एक कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ न कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जहां बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश को देखा जाए या महाविकास उत्तर प्रदेश, चलिए थोड़ी देर के लिए किनारे कर भी दें क्योंकि वहां अभी विधानसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात हम करते हैं तो अगले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव है, और उस लिहाज से देखा जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो उसके लिए। और वहाँ एनडीए यानी महायुति जो सरकार है
उसमें सब कुछ ठीक नहीं दिखाई देता है। 170 से 180 सीटें चाहिए शिंदे साहब को, माफी चाहूंगा बीजेपी को, शिंदे साहब को 100 से 110 सीटें चाहिए, अजित पवार को भी 80-90 सीटें चाहिए। ऐसे में और सीटें बची हुई हैं, वहां पर टोटल सीटें हैं 288। इन सब के बीच इंडिया गठबंधन को देखें तो उसमें एक अलग तरह की मजबूती दिखाई देती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, ये सब इनके बयान, इनके काम, इनकी बातें लगातार उस दिशा में जाती हुई। हालांकि अब इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी की भी डिमांड है कि वो साथ साथ वहां भी लड़ें, क्योंकि 2 विधायक उनके हैं ऑलरेडी उस विधानसभा में। उस लिहाज से भी उनका कुछ हक तो बनता ही है। ये सब देखेंगे, लेकिन क्या इसका असर केंद्र की राजनीति में अभी आने वाले समय में आप पढ़ते हुए देखती हैं? जी, महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और खासतौर पे अभी हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी महाराष्ट्र ने बहुत ही एक निर्णायक ताकत दी है विपक्ष को। आज जो हम केंद्र में भाजपा की जो कमजोर उसमें देखते हैं, उसमें एक बड़ा योगदान महाराष्ट्र से होकर के आया, जहां मेरे ख्याल से 48 सीट में से 31 से ज्यादा जो है इंडिया गठबंधन के नाम पे रहा। तो जाहिर है और कि महाराष्ट्र जो है हर जगह से योगदान तो होता ही है, लेकिन महाराष्ट्र जो है एक महत्वपूर्ण स्टेट है और अभी खास तौर पर चुनाव वहां पर होने वाले हैं। तो तात्कालिक जो अभी चारों तरफ से भाजपा घिरी हुई लग रही है, कई सारे मसले हैं एक साथ। उसमें यहाँ उत्तर प्रदेश में जो योगी और डिप्टी सीएम मौर्य के बीच जो चल रहा है, उसको वो एक अलग अंतरकलह भाजपा का जो है वो दिख ही रहा है। और तमाम अलग अलग मसलों पर केंद्र में भी सरकार, इस एक मसले ने ही अभी दिखा दिया। चिराग पासवान का बयान आया, वो कांवड़ यात्रा में जो नाम जो है वो स्पष्ट करने, यानी कि जो धार्मिक आधार पर विभाजन को करने और धार्मिक मनभेद बढ़ाने की जो ये कवायद है, तो उसको लेकर के केसी त्यागी जो कि जेडीयू के रहे, उनका भी बयान आया। हमने इधर संजय राउत का भी बयान सुना है। वो सब अपने आप को अलग करते। जो भाजपा 240 सीट के साथ में केंद्र में है और महत्वपूर्ण उसको सहयोग एनडीए के तमाम दलों के साथ है, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जेडीयू और है, तो ये या टीडीपी या जो भी चिराग पासवान, इस तरह से ये सभी तमाम, जयंत चौधरी ने भी, उनका भी बयान आया, वो भी अपने आप को इस तरह की राजनीति में सहज नहीं पा रहे। और एनडीए लगातार ये बोल रहा है कि अब देखते हैं कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू है, तमाम तरह के नेता इस तरह के बयान पर किस तरह से एनडीए में अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी बनाकर रखते हैं और कितना इसका, तो ये एक बड़ा मसला है जो कि आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा कि कैसे या तो बैकफुट पे होगा, उसको इस तरह के जो निर्णय हैं उसको लेकर के जो है या तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा या फिर इनकी राजनीति एक्सपोज होगी जो सहयोगी दल है भाजपा के। तो और या अगर वो अगर वो समझौते नहीं करते हैं तो फिर ये भाजपा को परेशान करेगा। तो हम ये सब चीज इस तरह से इसको निकलते हुए देख रहे हैं। उसमें संजय राउत जो है बहुत ही खुले तौर पर आक्रमण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में लगातार शरद पवार जो है उनकी ताकत बढ़ रही है और वो एक बहुत ही मजबूती से जो है उसको कर रहे हैं। कई सारे अभी उनके अजित पवार गुट के जो लोग हैं वो उसमें शामिल हुए हैं, उनके उसमें ज्वाइन किया उन्होंने। तो ये तमाम चीजें जो लगातार अजित पवार को की जो है उसको भी कमजोर कर रहे हैं और इन सबको, तो मुझे लगता है कि ये असर जो है भाजपा के लिए अभी, और राज्यपाल के भी मसले तमाम जगह से आ रहे हैं, चाहे वो रघुवर दास को बना देने का हो, वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल है उनका यौन शोषण वाला मामला, तमाम तरह के, इन सब पे बात नहीं करके कांवड़ यात्रा पर फोकस करके मुद्दे को जो है अलग करने की कोशिश की गई। लेकिन लगता है कि ये जो मुद्दा है आसान नहीं है, बैकफुट पे जाना होगा। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ योगी के थ्रू, लेकिन इससे पूरे देश की राजनीति जो है वो प्रभावित हो रही है और पूरे देश की राजनीति जो है इससे एक निर्णायक उस पे आएगी, मतलब कि एक निर्णायक वो है, मौका है या मुद्दा है
चाहे वैचारिकी के तौर पर भी स्पष्ट करते हुए तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो सांप्रदायिकता की राजनीति को एंडोर्स नहीं करते हैं, एनडीए में है, तो उनके लिए सहज रहना मुश्किल होगा भाजपा के साथ इस एक मुद्दे पर। तो ये तमाम चीजें केंद्र सरकार को जो है मुश्किल में डालेंगी। उसके अलावा हमने इनका भी बयान देखा ही है, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के, और प्लस जो यूपी में जिस तरह से चल रहा है भाजपा का अंतरकलह, तो हाँ, ये सब मिल करके मुझे लग रहा है कि अभी जो केंद्र सरकार के लिए जो है ये मुश्किल का समय है, और चाहे मसलों को कितना भी डाइवर्ट करें, और ऐसे में अगर महाराष्ट्र में उनका ठीक है, एक अखिलेश यादव की बात आपने भी की है कि वो एक 30 सीट तक की बात उनकी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत बड़ा वो नहीं देख रहे हैं, अंतर्विरोध नहीं देख रहे इंडिया गठबंधन का। हम उनके यहाँ मजबूती देख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव कांग्रेस और अघाड़ी की बात हो, तो हम उस तरह से नहीं देख रहे हैं जिस तरह से हम बिखरा हुआ देख रहे हैं। जो भाजपा का गुट है, एकनाथ शिंदे से लेकर तमाम, जो अजित पवार और ये सब, हम वहां पे जिस किस्म का बिखराव देख रहे हैं, तो ये भी एक निर्णायक जो है विधानसभा चुनाव में भी ये पक्ष में जाता है इंडिया गठबंधन के इसके मुकाबले में जी। और महाराष्ट्र के तमाम इश्यूज हैं ही, तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी लग रहा है कि भाजपा वो प्रदर्शन नहीं दोहराएगी। वैसे भी नाराजगी इसी बात को लेकर ज्यादा है लोगों में कि जिस तरह से भाजपा ने शिकार किया है उद्धव सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास। ये पूरा सप्ताह गर्ग साहब यूपी सेंट्रिक रहा। अगर सियासत के हिसाब से देखें तो योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिल्ली आना, लखनऊ जाना, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इस बीच कांवड़ यात्रा, मुजफ्फरनगर का फरमान वहाँ के एसएसपी का, और उसके बाद से कहानी में ट्विस्ट, और लेकिन उसके साथ साथ एक ट्विस्ट ये भी कि विरोध के सुर जो हैं वो एनडीए में भी सुनाई पड़े। वो कितने मजबूत हैं इसकी चर्चा आपके ज़रिए ज़रूर हम करेंगे, और लेकिन ये भी हम देख रहे हैं। और लेकिन इन सब के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और ख़ासकर अगर महाराष्ट्र को सेंटर में लाया जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ चल रहा है वहाँ पर भी जो महायुति सरकार है उसके अंदर खाने भी बहुत ज़्यादा वहाँ परेशानियां अंदर में दिखाई देती हैं, और विरोध के सुर जो हैं वो वहाँ दिखाई देते हैं। कैसे देखा जाए, क्या उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम के जरिए महाराष्ट्र को ढकने की कोशिश हो रही है, या उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार और आने वाला जो अभी जो बजट सत्र है उसके लिए कुछ तैयारियां हैं? क्या कुछ दिखाई देता है? थोड़ा आगे की बातें करना चाहूंगा आपसे गर्ग साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो अलग है पूरा। उसका मैं नहीं देखता कि महाराष्ट्र से कोई ताल्लुक है। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है मैं उसको दिल्ली के साथ जो योगी सरकार का कॉन्फ्रंटेशन है उसमें देख रहा हूँ मैं, कि जो उत्तर प्रदेश में घाटा हुआ सीटों का, वो उसको लेकर जो नुकसान हुआ वो बहुत भारतीय जनता पार्टी में एक चिंता का विषय भी है, और एक एक्सक्यूज भी बनाना चाहते हैं कि योगी के नेतृत्व में 2027 में विधानसभा भी हार जाएंगे और 2029 में लोकसभा में भी सफाया हो जाएगा, और ये जो 10 सीटें हैं विधानसभा के उपचुनाव की, इसके नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा अभी हमने देखा कांवड़ यात्रा को लेके जो चल रहा है मुजफ्फरनगर से, ये योगी जी का अपना खुद का एक आइडिया है जो मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से योगी जी ने या उत्तर प्रदेश में सरकार ने चुनाव जीता था 2017 का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति रही, दंगों की जो स्थिति रही, कम्युनल जो स्थिति रही, खासकर जैसे कैराना में जो 2013 से 16 तक स्थिति रही, सहारनपुर में जो दंगे हुए, और जो मुजफ्फरनगर में 2013 में जो हुआ,
एक जो इसमें पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने उठाया है एक डिबेट में, वो ये है कि मुजफ्फरनगर को क्यों चुना गया पूरे के पूरे इस एपिसोड के लिए। मतलब अयोध्या को या इलाहाबाद को, प्रयागराज को या काशी को या हरिद्वार को या मथुरा को क्यों नहीं चुना गया। तो इसमें जो मुझे ध्वनि नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि क्या कोई एक बड़ा कारण हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ ये बीजेपी सहारनपुर की सीट भी हार गई, मुजफ्फरनगर की सीट भी हार गई, कैराना की सीट भी हार गई, नगीना की सीट भी हार गई, बड़ी हारें हैं ये। मतलब जो मुजफ्फरनगर की हार है संजीव बालियान की, वो, या सहारनपुर में बीएसपी के, जो बीएसपी और बीजेपी दोनों के हाथों हार हुई है। कैराना में इकरा हसन जीत कर आई हैं, बहुत बड़ी हार है वो। नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद की जो जीत है वो एक बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी बहुत सदमे में है राजीव जी, और लोगों में ये डर है या चर्चा है कि क्या कोई उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव इन चीज़ों के कारण पैदा हो, ये जो चल रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर, या जो आदेश निकला। एक इस आदेश के बारे में मैं एक थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ कि जो नया इसमें एडिशन है वो ये कि उसको नेम प्लेट को स्वैच्छिक कर दिया है, मतलब अब अनिवार्य नहीं रखा है। मतलब ये आज की जो खबर है जो मैंने देखी कि वहाँ के एसएसपी ने मुजफ्फरनगर के उसको नेम प्लेट रखने को, या पर जो डैमेज था वो काफ़ी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने दो चीज़ें कही जो बातचीत में भी आई। चिराग पासवान ने जो विरोध किया और जयंत चौधरी ने जो विरोध किया, या जो जेडीयू ने विरोध किया। अब मेरा कहना है कि जयंत चौधरी के इलाके का पूरा मामला है ये, मुजफ्फरनगर का या गन्ने का पूरा जो बेल्ट है, या हरिद्वार का जो बेल्ट है पूरा का पूरा, मेरठ का जो बेल्ट है जो पूरा चलता है दिल्ली से बद्रीनाथ तक जो जाता है, इनसे पूछा ही नहीं गया। जयंत चौधरी से कोई बात नहीं की गई। इनके विधायक हैं विधानसभा में, उनसे नहीं पूछा गया। इनके सांसद हैं संसद में, उनसे कोई बात नहीं की गई, और ये विरोध कर रहे हैं। और चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, उनके 5 सांसद हैं, मंत्री भी हैं, खुद मंत्री हैं ये, या जेडीयू विरोध कर रहा है। ये मैं मानता हूं कि बड़ा नकली विरोध है ये। अगर इनमें साहस हो तो ये कहते कि आप वापस लीजिए, नहीं तो हम छोड़ देंगे, सरकार छोड़ देंगे। पर इनमें साहस नहीं है, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव है और चिराग पासवान को चुनाव का सामना करना है। उनकी महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री बनने की है चिराग पासवान की। तो वो विरोध करके वहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या मुसलमान हैं, उनका समर्थन नहीं खोना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिकल है। ये जो विरोध है ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है, चाहे जयंत चौधरी का हो या जेडीयू का हो। जेडीयू की बैसाखियों पर टिकी हुई है पूरी एनडीए सरकार। और उत्तर बिहार में मुसलमान जो वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, बड़ा डिसाइसिव वोट है। तो ये क्या जेडीयू को लगता है कि वो मौखिक विरोध करके वहाँ बिहार के मुसलमानों का समर्थन प्राप्त कर लेगी? नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं कि ये कोलेटरल डैमेज करने वाला योगी जी का बयान है, योगी जी का कदम जो है। और वो मुझे लगता है कि जो एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो भी किया हो अपने फायदे के लिए किया हो या खुद को वापस सत्ता में लाने के लिए कर रहे हो योगी जी, इससे मोदी जी और कमजोर हो गए हैं और बहुत नुकसान होगा। क्योंकि
आने वाली संसद के सत्र में जो दो चीजें आपने देखा होगा कि एक तो यूपीएससी का जो मामला है, ये जो पूजा खेड़कर का जो पूरा का पूरा प्रकरण है जी। और जिसके कारण यूपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने अभी 5 साल बाकी थे उनके रिटायरमेंट को, मिस्टर सोनी को, और उन्होंने त्यागपत्र दे भी दिया और स्वीकार भी हो गया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोदी जी के नजदीक है, क्योंकि ये बड़ौदा में भी रहे हैं, सबसे यंग वाइस चांसलर रहे हैं और ये इनके राज में सबसे ज्यादा घपले हुए हैं और ये पूरा मामला संसद में सुर्खियों में आने वाला है जी। पूरा का पूरा मामला यूपीएससी का। और दूसरा जो मामला राजीव जी आने वाला है वो ये जो ऑर्डर है मुजफ्फरनगर का, कि ये जो नेम प्लेट लगाने का जो ऑर्डर है, तो ये जो डाइल्यूट किया है इन्होंने योगी जी ने कि आपने उसको स्वैच्छिक कर दिया है, जो नया ऑर्डर है, उसका कारण ये कि इसका जो देशव्यापी विरोध हो रहा है उसके कारण बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये दो चीजें जो आपने पूछी थी उसका मैं जवाब दे रहा हूं। तीसरी चीज आपने महाराष्ट्र को लेकर पूछी। जी। महाराष्ट्र में देखिए अभी इन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार ने एक नया पासा फेंका है। लाडली बहना योजना के बाद लाडला भाऊ योजना उन्होंने डाली है। लाडला भाऊ मतलब लाडला भाई, जो मराठी में जी। भाई को भाऊ कहते हैं। उसमें 12वीं पास लोग, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट लोगों के लिए 10 से 18 हजार रुपये मासिक का कि इंटर्नशिप का प्रोविजन किया है। अब इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं वहां महाराष्ट्र में। वो चर्चाएं ये है कि लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में काफी फायदा पहुंचाया था बीजेपी को। वहां आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की योजनाओं ने पहुंचाया था। अब ये पूछा जा रहा है या बातचीत चल रही है, इन्होंने 2-3 चीजें की है। एक तो ये की है इस सरकार ने कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो शिंदे सरकार है, और मतलब उसमें पैसा भी दिया, एडवांस दे दिया है बहुत सारी कंपनियों को। और एक जो ये योजनाएं शुरू की है लाडला भाऊ योजना, क्या इसका इम्पैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? एक जो फैक्ट है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एनडीए का वोट शेयर था वो 43.6% था और एमवीए का मतलब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का जो वोट शेयर था 43.9 था। तो अगर आप वोट शेयर की बात करें, मतलब सीटों की बात नहीं करेंगे, सीटों में तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है जी। पर वोट शेयर में 0.3% का ही घाटा दिखता है जो 2024 के नतीजों का वोट शेयर है। हालांकि 23 सीटें थी बीजेपी की, 9 पर आ गई, मतलब काफी 14 सीटों का नुकसान हुआ। और जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो अजीत पवार पार्टी को हुआ। और जैसा टंडन जी ने कहा भी कि जो मराठी की पत्रिका है विवेक महाराष्ट्र में, उसने जो हार के कारण गिनाए हैं उसमें 2 प्रमुख कारणों में एक तो ये है कि अजीत पवार को लिया गया उसके कारण। तो आपने देखा कि पूना के कई नेता वापस शरद पवार के यहाँ चले गए। अभी एक लिस्ट बनी है शायद 30-35 अजीत पवार की पार्टी के लोगों की, वो सब लोग चले जाएंगे शरद पवार के साथ। अजीत पवार के साथ कुछ बचने वाला नहीं है और अजीत पवार को शरद पवार लेंगे नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी राज्यसभा में भेजी जा चुकी हैं बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से। तो महाराष्ट्र में अभी जो स्थिति है उसमें उद्धव ठाकरे का पल्ला तो निश्चित रूप से भारी है और उन्होंने
अडानी को लेकर जो बयान दिया है, जिसका जिक्र आपने अभी किया पूरा का पूरा, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा रद्द कर देंगे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी सबसे बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लगने वाला है। वहां जो नुकसान होगा सबसे बड़ा महाराष्ट्र में, वो बीजेपी को होगा। एकनाथ शिंदे को नहीं होगा उतना नुकसान, क्योंकि अभी भी लोकसभा के चुनाव में भी एकनाथ शिंदे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कह सकते हैं गेन हुआ है। तो जो हिंदुत्व का कार्ड है वो या तो उद्धव ठाकरे के पक्ष में है या एकनाथ शिंदे के। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में एक नए किस्म का समीकरण बनने वाला है और बहुत सारी चीज नए सिरे से एक्सप्लेन होने वाली हैं वहाँ। देश की राजनीति इस समय काफी कई घटनाएं एक साथ चल रही हैं और उन घटनाओं में जो आप देख रहे हैं कि मोदी जी पूरी तरह चुप हैं। आपने इन दिनों उनका कोई बयान नहीं सुना होगा। उन्होंने ये जो उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम पर या मुजफ्फरनगर के घटनाक्रम पर भी कुछ नहीं कहा है। बीजेपी में जो चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है, नड्डा जी अभी वैसे ही चल रहे हैं। बीजेपी इस समय बहुत बड़े संकट में है और उस संकट से कैसे ये पार पाना, ये बजट में थोड़ा सा क्लियर होगा कि तेलुगु देशम को और जेडीयू को ये कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं। जो स्पेशल पैकेजेस ये लोग मांग रहे हैं वो है, खासकर जो चंद्रा बाबू को जो पैसे चाहिए जी, अमरावती के लिए चाहिए और तमाम चीज़ों के लिए चाहिए, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हमको 2-1 दिन में जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा 22 तारीख से और 23 को जो बजट है, बजट में बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी कि सरकार कितने पैनिक में है, नहीं है, कि किन चीज़ों की घोषणाएं करती है, क्या चीज़ें देती है, क्या चीज़ें लोगों से छीनती है। वो काफ़ी, क्योंकि अडानी अंबानी से कुछ पर अगर कुछ प्रहार नहीं होता है और वो औद्योगिक घरानों को कुछ बजट में मिल जाता है तो इस सरकार के खिलाफ काफ़ी चीज़ें जाने वाली हैं। ये काफ़ी आक्रामक किस्म का विपक्ष होगा राजीव जी इस बार संसद में, और हम देख रहे हैं कि आक्रामकता राहुल गांधी की बढ़ती जा रही है। आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। जी सेकंड राउंड आता हूं गर साहब कुछ सवालों के साथ, और जो जहां पे आप इस बात को रोक रहे हैं कि सदन के अंदर कुछ आक्रामक चीज़ें और आक्रामकता पिछले दिनों हमने राहुल गांधी की बढ़ते हुए देखी है संसद के अंदर। उनका एलओपी के रूप में भाषण भी हमने सुना और वो भाषण भी काफ़ी आक्रामक था, और उस भाषण के बाद नरेंद्र मोदी को 2 घंटा 16 मिनट भाषण देना पड़ा और उस भाषण में भी बहुत सारी बातें आई जिसकी चर्चा खूब हुई है। और अब परसों से जब एक नए सत्र की शुरुआत हो रही है तो वहाँ पर हम बहुत कुछ और देखेंगे। आता हूँ आपके पास गर्ग साहब, एक बार जल्दी से मनोरमा जी के पास फिर से आना चाहता हूँ, फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। मनोरमा जी, कैसे ये देखा जाए इसके बाद, अभी बहुत ही आपने भी महाराष्ट्र का जिक्र किया, गर्ग साहब भी महाराष्ट्र की बात बता रहे थे। महाराष्ट्र आने वाले समय में काफी चर्चा में रहने वाला है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन सब के बीच जो दिल्ली की राजनीति चल रही है और जिसमें नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है, इसको आप कहां देखती हैं? क्या आपको लगता है कि आज नरेंद्र मोदी खुद और उनकी पार्टी संकट में है? जी, ये जो मतलब मैं इस पे बहुत ही स्पष्ट तौर पे मेरा मानना है कि जो कांवड़ यात्रा वाला जो मसला है, ये अभी के समय में बीजेपी को बैकफुट पर लाने वाला ये बहुत ही इस तरह का मसला है, जिससे कि क्योंकि इसके साथ सिर्फ भाजपा नहीं, भाजपा कमजोर भाजपा है जिसके पास बहुमत नहीं है, तो वो और उसके साथ जुड़ी हुई तमाम पार्टियां जिनकी राजनीतिक विचारधारा है, जिनकी आगे की राजनीति इससे तय होती है। तो इस एक मसले पर उनकी आगे की राजनीति तय होनी है और भाजपा या तो इसे वापस लेगी
या अगर इसी पे है तो वो अगर इस राजनीति में बने रहते, जैसे कि श्रवण सर ने भी कहा कि उनको उनके साथ नहीं बने रहना चाहिए था, वो वापस भी या तो वापस लो या फिर नहीं तो हम सरकार को नहीं वो करेंगे। तो अपनी अपनी चीजों के चलते वो भले चिपके रहे, लेकिन इससे उनकी आगे की राजनीति जरूर प्रभावित हुई। क्या चिराग पासवान, अगर भाजपा इस मसले पर कोई भी मतलब स्पष्टीकरण नहीं देती है, वापस नहीं लेती, या जो डैमेज होना वो हो चुका, वो क्या मुंह लेकर बिहार में जाएंगे मतदाताओं के पास में? तो ये उनकी अपनी राजनीति क्या बिहार विधानसभा में प्रभावित नहीं होगी? क्या जेडीयू की अपनी राजनीति बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रभावित नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। तो ये एक मसला है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है बीजेपी को वो तमाम तरह के मसलों पे अपने बचाव को लेकर के शायद इस तरह के जो धार्मिक विभाजन या उग्र हिंदुत्व के मसले हैं उसको उभारने की कोशिश बार बार होती रही है, लेकिन इस बार ये मसला उत्तर प्रदेश से आया है और योगी की तरफ से आया है। तो इसकी एक राजनीति वो भी देखी जा सकती है, क्या योगी ने एक सही समय पर इस मसले को जो उनके और उसके बीच जो पावर का वो है टसल है, और बार बार कहीं कहीं ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि योगी जो है वो अगले जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। इसके बीच में हम मोहन भागवत जैसों का भी बयान देख रहे हैं, और इसे ये लग रहा है कि डिस्टेंस है, या इसके पहले भी उनका बयान आया था, तब ये कहा गया था कि आप आरएसएस का जो होता है राजनीति वो अलग होती है, वो अंदर से समर्थन होता है, बाहर से उनकी आलोचना इसी तरह की होती है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में मोहन भागवत के बयान आए हैं वो एक किस्म की दूरी और या एक किस्म के विकल्प की तरफ भी इसको देखा जा सकता है कि संभवतः मोदी के अलावा कोई और चेहरा आगे प्रोजेक्ट करने की बात हो। हालांकि ये भी है कि आरएसएस 100 साल अगले साल पूरे करने जा रही है, और वो 100 साल भाजपा का शासन है इस देश में, तो वो एक बड़े इवेंट के तौर पर जो है, और निश्चित रूप से मोदी से ज्यादा बड़ा पोस्टर बॉय कोई नहीं है हिंदुत्व का, ये तो तय है। और 100 साल का सेलिब्रेशन भी अगले साल जो है आरएसएस जो है उसको मनाने जाएगी। और जाहिर है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के सारे मसलों पर उन्होंने मतलब अपनी सरकार से अलग अपनी पार्टी के तमाम मसलों को सरकार के साथ सरकार चलाते हुए इसको इंडोर्स किया, चाहे मंदिर के तमाम मसले हो, सांप्रदायिकता के, या अपनी पार्टी के तमाम एजेंडे को आगे करने की बात रही हो। तो ये चीजें हैं, इसलिए वो आगे मतलब आगे मुझे लगता है कि ये एक मसला बहुत महत्वपूर्ण है अभी के समय में, और भाजपा तमाम जो मसलों से घिरी हुई है, संभवतः उसे लगा था कि इससे थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन संभव नहीं है, या फिर इसी की वजह से बैकफुट पर भी आने की बात है। और बाकी दूसरे जो मसले हैं वो अपनी जगह हैं, जो आगे उनके लिए जवाबदेही या जिम्मेदारी उनकी बनेगी। और जाहिर है विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में है, तो तमाम सवाल होंगे। राहुल गांधी अभी चुप हैं, लेकिन उनकी तैयारी है, वो संसद में फिर उसी तरह के सवाल रहेंगे। अभी चाहे यूपीएससी वाला मसला हो, नीट का मसला चल ही रहा है, उस पर इस तरह की कोई भी सरकार की तरफ से जो है निर्णायक सीयूटी का भी है, उसमें इतनी देरी हो रही है। तो जो मसले जो इस देश के नागरिकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, वो तमाम मसलों पर भाजपा बुरी तरह से घिरी हुई है। तो ये इस तरह के मसले कितनी उसकी रक्षा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। बल्कि जो सहयोगी दल है वो असहज होंगे, उनकी एक तरह से वो एक प्रेशर, वहां का प्रेशर भी होगा, प्लस इन मुद्दों का भी प्रेशर होगा। तो भाजपा के लिए अभी जो है मुश्किल समय है, नरेंद्र मोदी के लिए भी मुश्किल समय है। जी बिल्कुल, भाजपा के लिए भी और नरेंद्र मोदी के लिए। संकट में भाजपा है, संकट में नरेंद्र मोदी है। संकट ना भी कहें तो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जैसा कह रही हैं मनोरमा जी। बहुत शुक्रिया मनोरमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमलेंदु उपाध्याय जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, आखिर क्या कारण है, राहुल गांधी क्यों चुप हैं इतने दिनों से? कहां चले गए राहुल गांधी? अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही है। अमलेंदु जी, चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जरा प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी की चर्चा जरूर, क्योंकि पंढरपुर नहीं गए
इसको लेकर भी बातें हो रही थी और फिर बातें जो है वो आप जानते हैं कि प्रचार तंत्र में एनडीए या खासकर बीजेपी जो है वो काफ़ी आगे है। ऐसे में इंडिया गठबंधन, हम यहाँ कह भी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने जो तैयारी कर ली है वो प्लान आखिर क्या है, इंडिया गठबंधन की तैयारियां क्या हैं, इन सब की चर्चा ज़रूरी है। ज़रा आपका नज़रिया इस पे। देखिए, आगामी 3 राज्यों के चुनाव हैं और उसको लेकर के इंडिया अलायंस रणनीति अपनी बना रही है, तैयारी कर रही है। पिछले जब संसद का पहला जो सत्र हम लोगों ने देखा, उसमें जिस तरह की बैटिंग राहुल गांधी ने की, वो इस बात को साबित कर रही कि आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी उतने ही आक्रामक और तार्किक ढंग से सरकार को घेरेंगे। उसमें कहीं कोई मेहरबानी नहीं होने जा रही है, कहीं कोई रियायत नहीं होने जा रही है, ये बिल्कुल तय है। इस बीच में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे आतंकवाद की घटनाएं हुई हों, भ्रष्टाचार की हुई हों, पुलों के गिरने की हुई हों, या बीजेपी के अपने जो अंदरूनी चीजें हैं, उसकी वजह से भी जो सत्र है उसमें ये तमाम मुद्दे सामने आने हैं। तो उसकी तैयारी भी निश्चित रूप से राहुल गांधी कर रहे होंगे और देश को उम्मीद है उनसे कि इन तमाम सवालों पर वो सरकार को घेरेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस में है इंडिया अलायंस पूरी तरीके से, और एकजुट भी दिखाई पड़ रही है। और वो जो एकजुटता और आत्मविश्वास है, वो निश्चित रूप से आपको जीत की तरफ ले जाता है। लेकिन चुनौती, जैसे अब उत्तर प्रदेश में तो सरेआम कहा जा रहा है कि साहब प्रशासन ने मदद नहीं की, तो क्या प्रशासन चुनाव लड़वाता है या पार्टी चुनाव लड़ती है? संभावनाएं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं कि एक तरफ तो सांप्रदायिक कार्ड खेला जाएगा, जिसे आप मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं, वो उत्तराखंड भी पहुंच गया। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी राज्यों में इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे। बंगाल में जो बोला गया वो भी हम लोग देख रहे हैं। एक नहीं, मुझे लगता है कि 4-6 बीजेपी के सांसद बोल चुके हैं, मंत्री बोल चुके हैं कि जो हमें वोट नहीं कर रहा उसको हमें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो ये वो लोग हैं, इनको न तो संविधान की कोई परवाह है, न लोकतंत्र की चिंता है, न उन मर्यादाओं की कोई परवाह है। ये जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज पर इंडिया अलायंस मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। अब ये जो मसला आया कांवड़ यात्रा वाला, पहले कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश यादव हो, संकोच करते थे, कई बार नापते तौलते थे कि इस समय हम बोलेंगे पॉलिटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। लेकिन जिस तरह से रिएक्शन दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो ये दिखाता है कि अब कांग्रेस पार्टी इस तरह से डर करके राजनीति नहीं करेगी, डिफेंसिव होकर के राजनीति नहीं करेगी। अखिलेश यादव का भी वही मैसेज है कि नहीं, अब ऑफेंसिव ही हम खेलेंगे। जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, अभी तो कास्ट सेंसस का इशू है, अब योगी जी जो कर रहे हैं कि साहब हम ढाबे पर और ठेले पर नाम लिखवा देंगे, अरे इससे तो अच्छा है कि आप जनगणना ही करा दीजिए ना, गिनती यहां कर लीजिए। इसकी डिमांड विपक्ष को करनी चाहिए कि आप गणना कराइए। ये जो नौटंकी करने से बेहतर है कि आप गणना कराइए जी। ये जो इशू है वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसके पीछे वो मानसिकता भी है ना कि आप दलितों के साथ भी वही व्यवहार करें। अब इसमें कौन लोग शामिल हैं? मुस्लिम के साथ साथ पिछड़े हैं, बल्कि अति पिछड़े ज्यादा हैं, दलित ज्यादा हैं। उनका आप रोजगार छीनना चाहते हैं, उन्हें बहिष्कृत करना चाहते हैं। ये इशू भी सामने आने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इंडिया अलायंस की रणनीति है वो बेहद मजबूत और आक्रामक है और आत्मविश्वास से भरी हुई। तो ऐसे में
जब भी आमना सामना होगा, और अब आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, उनकी जो भाव भंगिमा है, वो भले ही पार्लियामेंट में खड़े होकर के राहुल गांधी का मजाक उड़ाए, वो उनके डीएनए में, वो शोले फिल्म का डायलॉग सुनाए, लेकिन अब लोग उनके उस डायलॉग वाले को नहीं सुनना चाहते, लोग राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। ये एक फर्क आ चुका है और ये फर्क दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश कर ली कि किसी तरीके से वो जो हार हुई थी सरकार बनाने के बाद, लोग उसे भूल जाए, वो समझे कि नहीं साहब हमारी सरकार है तो हम तो चुनाव जीते हैं। लेकिन एक ही मसले पर लोग सवाल पूछ लेते हैं कि आप पूरा हिंदुत्व का कार्ड चल दिए, मीट, मुसलमान, मछली, मटन, मंगलसूत्र सब कर डाले और अयोध्या हार गए आप। यही उनके लिए सबसे बड़ा फंसाने वाला सवाल हो जाता है। इसलिए अभी तक आप देखिए कि चेहरे पर अब वो ग्लो नहीं आया है मोदी जी, वो आपको मुस्कान नहीं दिखाई देती, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई पड़ता। और दूसरी तरफ जिसको आप कह रहे हैं कि साहब वो विपक्ष में है, उनको तो अब 100 सीटें भी नहीं मिली हैं और वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ। और ये तब होता है जब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। इसलिए इंडिया अलायंस अभी बेहद मजबूत चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए, और नरेंद्र मोदी के लिए खुद नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 10 साल में जो जो आपने बोला, जो कहा, जो लोगों से कमिटमेंट किया, उसका एक भूत आपका पीछा कर रहा है, मोदी जी का पीछा कर रहा है, वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे मुकाबला करेंगे इंडिया अलायंस का? क्या इसी तरह से कि आप वो फिर से लोगों को जुटाएं, उनको तोड़ें, ये करे, कोई अजीत पवार फिर बनाए, कोई शिंदे फिर लेकर के आए, ऐसे क्या करेंगे आप? लेकिन संभावना इसकी बेहद कम है। और यही वजह है कि जब मोदी जी कमजोर हुए हैं तो अंदर से आज वसुंधरा राजे सिंधिया स्कूटर पर निकली हुई हैं। और हम लोग जानते हैं कि राजनेता जब कुछ इस तरह का करता है तो उसका अपना कुछ मैसेज होता है। राजनीति में यूं ही कोई स्कूटर पर नहीं निकलता, उनके पास कोई गाड़ियों की कमी नहीं होगी। लेकिन ये खुला चैलेंज है कि अब हवा में बात होगी मोदी जी, आप नॉन बायोलॉजिकल ही सही, अब यही बात होगी। तो अब खेला चारों तरफ दिख रहा है आपको। तो मोदी जी पहले अपने 10 साल के भूत से लड़े और फिर अंदरूनी उससे लड़े, मोहन भागवत से लड़े, और उसके बाद इधर राहुल गांधी खड़े हुए हैं, इंडिया अलायंस है। तो आप किस किस मोर्चे पर लड़ेंगे? और जब आपके साथ सिर्फ झूठ है, सिर्फ प्रपंच है, लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, उस समय आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल तय दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। बजट सत्र सामने है और उससे पहले विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन वो क्या कुछ कर रहा है, एनडीए की तैयारियां क्या हैं, और इन सब के बीच इतनी सारी चीज़ें, कंट्रोवर्सीज, नीट, यूपीएससी, उसके बाद आप देखिए तो कांवड़ यात्रा, ये सब कुछ है। प्रशांत टंडन जी, ये तमाम मसले और इन सब के बीच आप देखिए रेल एक्सीडेंट भी है, पुलों का गिरना भी है और आतंकी हमला भी है। कितना घिरी हुई यहाँ पर मोदी सरकार दिखाई देती है। क्या आपको भी लगता है कि बहुत संकट में है नरेंद्र मोदी? और एक दूसरी बात यहाँ और जोड़ना चाहूँगा वो सवाल के साथ कि अभी तक नरेंद्र मोदी के जितने समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं से अगर ये दोनों यानी आंध्र प्रदेश और बिहार के दोनों नेता अपना समर्थन ले भी लेते हैं तब भी मोदी जी सरकार चला लेंगे। ये कॉन्फिडेंस कैसे है? देखिए राजीव जी, जो अभी हुआ है, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, मैं बीजेपी एनडीए की सरकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रखूं, क्योंकि ब्रांड मोदी जिसको कहा जाता था वो कहाँ है आज की तारीख में? क्या वो बीजेपी को वापस वहां पहुंचा सकता है जहां बीजेपी 2024 के इलेक्शन के पहले थी? तो उसका जवाब होगा कि नहीं पहुंचा सकते। गर्ग साहब ने एक बार कहा था कि वो इरिवर्सिबल है, वो वापस वहां नहीं आ सकता। तो
अब उनके साथ देखिए पिछली बार क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। मैं 2-4 घटनाएं की चर्चा करना चाह रहा हूं। मुकेश अंबानी 10 जनपद जाते हैं इन्विटेशन लेकर, और उसी दिन राहुल गांधी अपने पहले से तय किए हुए प्रोग्राम मजदूरों के साथ चले जाते हैं, वो वहां रुकते नहीं है। उसके बाद वो उनकी शादी में भी नहीं जाते, उनके बेटे की शादी में राहुल गांधी नहीं जाते। बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया। मोदी जी का वहां जाना और ये कहने के बाद जाना कि टेम्पो भर के कांग्रेस को पैसा दिया, मोदी जी के लिए वो बहुत खराब कदम था। उसने ब्रांड मोदी को नुकसान पहुंचाया कि एक जो ऑरा होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो, और किसी ने, दुनिया जान रही थी कि मुकेश अंबानी सोनिया गांधी के घर गए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे इनवाइट किया था, लेकिन वो चले गए। उसके बाद आप देखिए कि मोदी साहब वहां जाते हैं रशा, और दिक्कत कहाँ है राजीव जी? दिक्कत ये है कि ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, जो ब्रांड बिल्डिंग है, कि विदेश मंत्रालय तो कह रहा है कि हमने वॉर नहीं रुकवाई, लेकिन आपने विज्ञापन इशू कर दिया, वॉर रुकवाने वाले पापा। अब आप जब मॉस्को में हैं, उसी वक्त सबसे बड़ा हमला अस्पताल में हो जाता है। पूरा नेटो, और नेटो की मीटिंग हो रही थी उसी वक्त, वो यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिम देश, सब आपके ऊपर, और खुद जेलेंस्की भी बयान दे रहा है। तीसरा बड़ा हमला मोदी ब्रांड पे योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। यानी जिसको कहते हैं ना, बिना बुलाए मुसीबत लेना, आप बैल मुझे मार। आपने उसको रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद आपने संदेश दे दिया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, और आप बेहद कमजोर कड़ी के ऊपर पूरा बैंक कर रहे थे, जिसको अमित शाह का करीबी बताया जाता है, स्वामी वो मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव प्रसाद मौर्य जो अपना चुनाव हार चुके विधानसभा का, इस लोकसभा चुनाव में सारी विधानसभाएं उस लोकसभा की वो हार गए। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को कैसे डिसलॉज कर पाते? ये मैसेज गड़बड़ चला गया, और अधूरी बगावत जो है वो बहुत खतरनाक होती है। तो योगी आदित्यनाथ ने ब्रांड मोदी को किया। अब योगी आदित्यनाथ मजबूत स्थिति में है कि उनको डिसलॉज करने का एक जो संदेश गया था, और वो जो पूरा ऑपरेशन चला, वो कामयाब नहीं हुआ। वहां से वो निकल कर आ गए। अब सेकेंड राउंड 10 विधानसभाओं के उपचुनाव के बाद होगा, जब होगा। तो ब्रांड मोदी जो है, वो लगातार उनसे गलतियां हो रही है। कुछ भी नहीं बोले जब स्टैम्पीड हो गया, भगदड़ मच गई, 100 से ऊपर लोग मर गए हाथरस में। मणिपुर नहीं गए, तो तमाम आतंकवादी हमले हो रहे हैं। बहुत सारी बातें जो है वो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों, जो कि जो इलेक्शन में डैमेज हुआ था, उसके बाद वो रिकवरी की जगह वो उल्टा हुआ है। और बीजेपी और आरएसएस के साथ मुश्किल ये है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। इन्होंने सारे अंडे मोदी साहब के बास्केट में रख दिए। अब उस बास्केट में अगर नीचे छेद हो जाएगा तो क्या होगा? वही हो रहा है। तो ये बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बड़ी क्राइसिस है। और ये इतनी बड़ी क्राइसिस है, जिस क्राइसिस में आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले राहुल गांधी थे कांग्रेस को लेकर। राहुल गांधी वहां से कांग्रेस को निकाल लाए,
वो एक जिस तरीके का जो एफर्ट चाहिए और जो जो रीथिंकिंग चाहिए, जो डिसरप्टिव फैसले चाहिए, वो मोदी साहब से उम्मीद है कि वो करें, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि बजट अभी आ रहा है। बजट की चर्चा आपने की, बजट में कुशन मिल गया है इनको। कुशन ये मिल गया कि आरबीआई एक डिविडेंड इशू कर देगा सरकार के नाम, तो थोड़ी बहुत वेलफेयर स्कीम्स आप उससे ले लेंगे, कुछ खर्चे कर लेंगे। लेकिन वो क्या रहा है कि जो इमीडिएट, यानी इकोनॉमी को भी आपने कर दिया एटीएम कार्ड की तरह कि हम तुरंत रिलीफ दें, तुरंत हमको वोट मिले, तो जहां इलेक्शन हो रहा है वहां रिलीफ दें और वहां से हम वोट ले लें। ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है इकोनॉमी में, उससे क्या हो रहा है कि आपका डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, आपके पास कुशन नहीं है, लगातार दबाव आपके ऊपर कॉरपोरेट का है, और कॉरपोरेट को अगर आपने रियायत नहीं दी तो कॉरपोरेट के ऊपर ही तो आपकी पूरी इमेज टिकी हुई है। फिर तो वो मीडिया उसके पास है। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतों में ब्रांड मोदी घिरा हुआ है, और इसलिए उनको, और अब देखिए कोई भी नया घोटाला उठता है, यूपीएससी आ गया, मनोज सोनी, जिनके बारे में कहा जा रहा है मोदी साहब का करीबी है, गुजरात से ही आते हैं, वही यूनिवर्सिटीज में उनको वाइस चांसलर बना दिया गया 40 साल की उम्र में। और ये बड़ा घोटाला अभी अनर्थ होना शुरू हुआ है, और तमाम सोशल मीडिया पे नाम तैर रहे हैं किन किन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले लिया, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए, कास्ट के फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए, विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए, जिनके बारे में पूजा खांडेकर 12 अटेम्प्ट दिए उन्होंने सिविल सर्विसेज के, 12 अटेम्प्ट। तो इस तरीके के घोटाले अगर आएंगे राजीव जी, और उसका भी नाम मोदी जी से जुड़ गया, तो जो ब्रांड मोदी है उसको बीजेपी को संभालना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। और उसको संभालने में बहुत सारे जो इश्यूज है वो निकलते जाएंगे। तो बजट तो एक, कभी जब बजट आएगा तो हम देखेंगे कि उसमें कौन से इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं, और सबसे बड़ा इशू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन राजीव जी कोई शासनादेश से नहीं हो जाता है, ये एक लंबी इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटकम होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वो अब उसको कर पाना मुश्किल लगता है राजीव जी। जी गर्ग साहब, एक बार फिर से आना चाहता हूं, क्या लगता है नरेंद्र मोदी इस तीसरे कार्यकाल में थोड़ा परेशान और कंफ्यूज्ड नज़र आते हैं क्या? क्योंकि इसलिए ये सवाल कर रहा हूं, अभी लगभग 40 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। बहुत 100 दिनों का वादा था कि 100 दिन का हम रोड मैप देंगे, उस रोड मैप की कोई बात नहीं हो रही है। सत्ता में आप हैं और तमाम चीज़ों को आप रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने नेहरू जी की बराबरी कर ली, आप बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब रोड मैप की बात आती है, जब बात आती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, जब बात आती है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं सब जिस पे चर्चा हम कर चुके हैं। पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द चुनाव जीतना और चुनाव किसी भी प्रकार से जीतना, इसके अलावा जो शासन प्रशासन है उसमें क्या पहले से और कमज़ोर नज़र आते हैं इस तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी? और इसके साथ साथ थोड़ा सा इंडिया गठबंधन क्या कुछ कर रहा है इस पे भी? देखिए, मैं पहले तो जो आपका मूल सवाल है मोदी जी के बारे में, जी, मोदी जी को केवल ये पार्लियामेंट का सेशन पार करना है। उनकी जो प्राथमिकता है वो केवल ये कि बजट पारित हो जाए, फाइनेंस बिल पारित हो जाए, और जो भी उनको पता है उनके लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि पार्लियामेंट में क्या होने वाला है, लोकसभा में क्या होगा, राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं है, अब 101 सीटें ही हैं। काफ़ी उनको अगर कोई बिल पारित करवाना है तो उसमें उनको पटनायक जी की पार्टी और जगन का समर्थन भी लगेगा। ये निश्चित रूप से है कि सरकार संकट में है, और वो संकट अभी ये जब तक बजट का सत्र है तब तक कायम रहेगा।
पर उसके बजट के सत्र के बाद की जो स्थिति है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि बजट का सत्र अगर प्रधानमंत्री निकाल लेते हैं, जो कि निकाल लेंगे, उसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि उनसे राष्ट्रपति जी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए संसद में। इसमें अगर फाइनेंस बिल पर या बजट प्रस्तावों पर जो बहस होगी पूरी की पूरी प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री जो जवाब देंगे, उसके बाद अगर विपक्ष अगर मतदान की बात करता है या मांग करता है तो उसको हम एक फ्लोर टेस्ट के तौर पे भी मान सकते हैं। पर मुझे लगता नहीं कि वो कोई उसमें सरकार को कोई खतरा है, जेडीयू या तमिल ये जो है अपना तेलुगु देशम कुछ करेगा। बहुत सारे पार्टियां हैं जो एब्सेंट भी रहती हैं, बहिष्कार भी करती हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे दल भी हैं, हालांकि उनकी कोई हैसियत नहीं है अब नई पार्लियामेंट में। उसके बाद का परिदृश्य देखिए, मतलब बजट सत्र जब खत्म हो जाता उसके बाद का परिदृश्य देखिए। अगस्त से लगाकर जनवरी तक, राजीव जी, जनवरी फरवरी तक इस साल 2 चुनाव हैं बड़े, महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र का है चुनाव इस साल, हरियाणा है और हरियाणा है। 2 चुनाव इस साल है और 2 चुनाव अगले साल के प्रारंभ में है, जनवरी में है, दिल्ली का और झारखंड का अगले साल के प्रारंभ में है। और अगर जम्मू कश्मीर का भी है तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं कि मुझे सरकार के हाव भाव से लगता नहीं कि वो करना चाहती है, करवाना चाहती है। सरकार अभी पूरे समय और विपक्ष भी पूरे समय इन चुनावों पर केंद्रित रहेगा, क्योंकि ये जो चुनाव हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन चुनावों में अगर बीजेपी की सरकारें महाराष्ट्र में और हरियाणा में चली जाती हैं और दिल्ली में केजरीवाल की वापसी हो जाती है और झारखंड में सोरेन की वापसी हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी को, फिर 4 साल तक बीजेपी फिर चल नहीं पाएगी। ये 2024 में और फरवरी तक तय हो जाएगा इस सरकार का भविष्य क्या होगा। तो जब अगर आप फरवरी में बैठ के बात करेंगे कि मोदी जी का रोड मैप और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज या मोदी जी का कॉन्फिडेंस, तो आपको जनवरी तक पूरा का पूरा फरवरी तक स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार किस तरह की है या कहाँ जा रही है। मैं बजट सत्र में कोई इस तरह का खतरा सरकार के लिए देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसा माना जा सकता है कि ये पहली बार चुनाव के बाद ठीक से एक संसद का सत्र हो रहा है जिसमें कुछ चीजें होने वाली हैं। हालांकि एक हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा, आपने जो कहा इंडिया अलायंस को लेकर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है कि अभी हमको साफ होना बाकी है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीट दे रहे हैं। जो चर्चाएं हैं उसमें 3 सीटों की बात हम सुन रहे हैं कि 3 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। हो सकता है कि बाकी जो अलाइज हैं उनको भी उनको देना पड़े, तो 1-1, 2-2 सीट देना पड़े, और हो सकता है समाजवादी पार्टी 4 पे या 5 पे चुनाव लड़े। जो बड़ा मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा की है। अब ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है कि लोकसभा के जो चुनाव थे वो इन दोनों दलों ने मिल के लड़े थे, इंडिया अलायंस के पार्टनर के तौर पर लड़े थे, और दिल्ली में भी लड़ा और हरियाणा में भी लड़ा, पंजाब में नहीं लड़ा।
तो आपने पंजाब में देखा कि वहाँ आम आदमी पार्टी को जो मिली 2 या 3 सीटें मिली, और 3 सीटें, और बीजेपी को कुछ मिला नहीं। वहाँ मेजॉरिटी जो मिली, गेन जो हुआ वो कांग्रेस को गेन हुआ, जो कि पिछली बार से थोड़ा शायद कम है, पिछली बार जितनी सीटें थी। मुद्दा यह है कि हरियाणा में बीजेपी, आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, लोकदल भी चुनाव लड़ता है, जननायक पार्टी भी चुनाव लड़ती है, बीजेपी भी चुनाव लड़ती है और कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है, तो हरियाणा में फायदा किसको पहुंचाएगी? आम आदमी पार्टी। और आज आपने देखा होगा कि सुनीता केजरीवाल ने जो घोषणाएं की है बिजली को लेकर, नकद राशि को लेकर, जो तमाम घोषणाएं की है, अब अगर हरियाणा में ये अकेले जा रहे हैं केजरीवाल, तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी अकेले जाएंगे। बिल्कुल। तो दिल्ली में किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं केजरीवाल? तो आप ये मानकर चलिए कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, 3 राज्य जो हैं, मैं इसमें जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ा लोकसभा का। अब वो विधानसभा का जो चुनाव होगा तो 2026 में शायद होगा, 26 में जी, 26 में होगा। तो वो अकेले लड़ेंगी चुनाव। बिल्कुल। इन लोगों का ये कहना है कि हमारा जो इंडिया अलायंस है या गठबंधन है इंडिया अलायंस का, वो लोकसभा तक सीमित था। जो आर्गुमेंट है, संजय सिंह का भी यही कहना है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी यही कहना है। और ममता बनर्जी ने तो लोकसभा के लिए भी अलायंस को नहीं माना। वहां उन्होंने कहा 2 सीटें देंगी, और वो वहां उन्होंने उसको डिफाई किया। जो लग रहा है, जो दिखता है, अब ये देखना है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पूरे गठबंधन में, क्योंकि वहाँ शरद पवार भी बड़ा क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि उनको लोकसभा में 5 सीटें मिल गई हैं। 8 मिली। और जी 10 में से 8 एनसीपी को, हाँ, 8 मिल गई होंगी जी। तो और उद्धव ठाकरे बड़ा क्लेम करने वाले हैं, और वहाँ की 288 सीट्स हैं टोटल। और कांग्रेस वहाँ वर्तमान में तो बहुत बुरी हालत में है, शायद है कि नहीं, कितनी सीटें हैं कह नहीं सकते। एमवीए की टोटल 69 सीट्स हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की 69 सीट्स। जो आपने पूछा विपक्षी गठबंधन का, तो अब अगला चुनाव लोकसभा का 2029 में होगा, अगर बीच में मिड टर्म नहीं हुआ तो। इस बीच में पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को डिफाइन करेंगे ये विधानसभाओं के चुनाव। और राहुल गांधी की लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी को भी विधानसभा के चुनाव डिफाइन करेंगे। अगर अगले साल बिहार में चुनाव है, मान लीजिए कि तेजस्वी यादव किस तरह का एटीट्यूड, क्योंकि एक चीज जो हमको देखना चाहिए कि अंबानी की पार्टी का जिक्र हुआ, अंबानी के यहाँ शादी का, ये सारे के सारे इंडिया अलायंस के लोग वहां मौजूद थे, जो कि मैं उसको राहुल गांधी की अवमानना मानता हूं कि आप अगर घोषणा कर रहे हैं कि जैसे ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं अडानी का प्रोजेक्ट रद्द कर दूंगा, उद्धव कर रहे हैं, कह रहे हैं, पर अंबानी के यहाँ पार्टी में जाते हैं सपरिवार, अखिलेश भी जाते हैं, ममता भी जाती हैं, लालू भी जाते हैं। केवल एक आदमी नहीं गया वहां, जिसका नाम था राहुल गांधी। जी।
नीतीश कुमार भी नहीं गए शायद, और दक्षिण से तो खैर कोई गया नहीं। हमारा ये मानना है कि जो जो विपक्षी एकता है उसका आधार क्या है? उसका आधार कुछ नैतिक बंधन है, कुछ मॉरलिटी है, कुछ कमिटमेंट है, या राहुल के प्रति प्रतिबद्धता है कि नहीं है? कि ये है कि सीटों का एडजस्टमेंट केवल लोकसभा के लिए है। तो जो आपका मुद्दा है राजीव जी, वो उसको लेकर मेरे पास कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। मैं ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं केवल ये कहने की स्थिति में हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि एनडीए बहुत कमजोर स्थिति में है। पर मैं जो अभी जिस तरह के ईगोज हैं ममता बनर्जी में या अरविंद केजरीवाल में, उसको देखते हुए, या और लोगों में भी हो सकते हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी हमको ये जो चुनाव हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और कांग्रेस अगर इसमें कोई बड़ा करिश्मा हरियाणा में दिखा दे और अगले साल दिल्ली में दिखा दे और झारखंड में और महाराष्ट्र में ये लोग मिलके चुनाव लड़ें और इनको हटा दें महायुति को, मैं एक नए किस्म का इंडिया अलायंस का गठन विधानसभा चुनाव के बाद देखता हूँ, जो नए सिरे से डिफाइन होगा। क्योंकि तब तक अरविंद केजरीवाल की हैसियत उनको पता चल जाएगी दिल्ली के चुनाव के बाद और हरियाणा के चुनाव के बाद। क्योंकि दिल्ली के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की हालत खराब रही और कांग्रेस को भी सीटें नहीं मिली। इसका बुनियादी कारण ये हुआ कि कांग्रेस ने जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट में आरोप लगाया कि जो आम आदमी पार्टी के वोट्स थे वो ट्रांसफर नहीं हुए कांग्रेस को जी। तो ये जो रिलायबिलिटी का पूरा मामला है इंडिया अलायंस में, वो एक मुद्दा है, और बीजेपी में मोदी के प्रति कमिटमेंट का जो मुद्दा है वो एक दूसरा मुद्दा है। तो दोनों में जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। मतलब एक जगह रिलायबिलिटी का है कि हमारे जो अलाइज हैं कितने रिलायबल हैं, और दूसरा ये कि मोदी के प्रति अब कमिटमेंट कैसा रहा है बीजेपी में, और वो कब तक रहता है। और उसकी टेस्ट ये है कि 10 उपचुनाव में जो योगी जी ने अपने मंत्रियों को तैनात कर दिया है और प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है कि वो 10 के 10 चुनाव जीतकर दिखाना चाहते हैं उपचुनाव, तो वो मोदी और योगी के बीच का जो युद्ध है वो ये 10 उपचुनाव तय करेंगे। तो मैं आपके सारे सवाल ऐसे हैं कि मेरे पास कोई बहुत डेफिनेट उत्तर नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। मतलब इसमें ये ज़रूरी है कि कम से कम उसका विश्लेषण हो। जो विश्लेषण आप कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बस उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि महाराष्ट्र असेंबली का जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी उस समय, और अब आज की तारीख में कितनी सीटें हैं ये थोड़ा मुश्किल है। शायद अमलेंदु जी आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो और एनसीपी और शिवसेना, इन दोनों में तो टूट हम लोगों ने देख ही लिया। कांग्रेस नहीं टूटी, लेकिन पिछले दिनों जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ था उसमें ज़रूर कांग्रेस के वोट जो हैं वो बटे थे, क्रॉस वोटिंग हुई थी। तो महाराष्ट्र की बात है, लेकिन ओवरऑल जो आप केंद्र की बात कर रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, और इधर इंडिया गठबंधन की तैयारियों की बात, वो बहुत महत्वपूर्ण, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए हैं बिंदुवार ढंग से, जिसको हमारे दर्शक ज़रूर सराहेंगे। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी। शुरुआत में आया था, आपके पास आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी, लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। कहाँ हैं राहुल गांधी? कुछ पता है क्या? क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से 13-14 तारीख को राहुल गांधी पंढरपुर में रहने वाले थे, हम लोग भी तारीफ़ कर रहे थे, और वहाँ रहने वाले लोग जो हैं, वहाँ के जो इंतज़ार कर रहे थे राहुल गांधी वहाँ नहीं गए।
लेकिन इस बीच बहुत कुछ हो गया। अनंत अंबानी की शादी हो गई, वहाँ भी नहीं गए राहुल गांधी। प्रधानमंत्री बाजी मार के आ गए, जिसका जिक्र खूब हुआ। ये सब है, लेकिन क्या तैयारियां जो होनी चाहिए बजट सत्र की, उन तैयारियों में मशगूल हैं राहुल गांधी, या कुछ और चल रहा है अंदर खाने? राजीव जी, दोनों बातें हो सकती हैं। बजट सत्र की तैयारियां तो निश्चित तौर पे शुरू हो गई हैं और बजट एक तरफ तैयार हो रहा था जब निर्मला सीतारमण का, जाहिर सी बात है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं राहुल गांधी, तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे कि बजट पे सरकार को किस तरीके से सदन के अंदर घेरा जाना है, तो वो भी तैयारियां चल रही होंगी। और ये भी हो सकता है राजीव जी कि पीछे से और भी बहुत सी सारी चीजें चल रही हो कि बजट सत्र में किस तरीके से इंडिया गठबंधन की रणनीति होगी, और बजट जब आएगा तो उसमें आंध्र प्रदेश और बिहार को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती है और उस समय इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति हो, इसमें मुझे लगता है कुछ काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही होंगी और इसको लेकर के तैयारियां भी चल रही होंगी। राहुल गांधी लगातार जब जनता के बीच में है तो लगातार 3-4 दिन से गायब है, मतलब 3-4 दिन क्या, अब तो लगभग हफ्ता भर हो गया। हफ्ता भर से अगर वो उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, हालांकि बीच बीच में उनके ट्वीट आते रहते हैं तमाम मसलों पे, उनके अभी 2 दिन पहले भी उनका ट्वीट आया था, तो वो लगातार उस पर बातें करते रहते हैं, लेकिन जो पब्लिक अपीयरेंस होनी चाहिए वो उनकी अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब कि कोई ना कोई तैयारियां जरूर चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी जब से जनता के बीच में है तो जनता के बीच में ही है, कहीं विदेश जाने की भी सूचना नहीं है। हालांकि मोदी जी तो कई बार विदेश हुआ है 4 जून के बाद से, तो बिन बुलाए भी चले गए G7 की बैठक में मोदी जी, और रूस हुआ है, ऑस्ट्रिया हुआ है, तो मोदी जी अब फिर कहीं जा सकते हैं। तो मोदी जी है, मोदी जी उनकी बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है राजीव जी चूंकि नेता विपक्ष भी हैं और एक मजबूत विपक्ष के नेता हैं, तो इसका मतलब वो तैयारियों में व्यस्त होंगे और कुछ तैयारियां चल रही होंगी किन किन मसलों पे घेरा जाना। अब ये यूपीएससी का मसला आ गया राजीव जी, इसमें निश्चित तौर पर सरकार को जवाबदेही देनी होगी। हो सकता है इस पर तैयारियां चल रही हो काफी कि यूपीएससी में क्या क्या घपले हुए हैं और इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के बवाल हो सकता है बजट सत्र में। दूसरा ये कि बजट पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको लेकर के तैयारियां चल रही होंगी जी। तो बहुत सी चीजें हैं, और जिस तरीके से खुद एनडीए के सहयोगी दल रहे हैं अभी तक प्रचंड रूप से, उनकी जो बातें आ रही हैं उससे भी लगता है कि मामला एनडीए में भी सब ठीक ठाक नहीं है। तो इंडिया का प्लान मुझे लगता है राजीव भी तैयार है। पहले तो ये है कि बजट सत्र जो है इसमें सरकार को किस तरीके से घेरा जाना है, बजट पे क्या क्या चीजें लाई जानी है, और राजीव जी महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट पे अगर कुछ संशोधन प्रस्ताव आते हैं, मान लीजिए अगर आंध्र प्रदेश को बिहार को कुछ नहीं दिया जाता है और विपक्ष की तरफ से उस पर कुछ संशोधन प्रस्ताव आते हैं, ऐसे में तेलुगु देशम और जेडीयू क्या करेंगे? उन प्रस्तावों का समर्थन करेंगे कि उन प्रस्तावों का विरोध करेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें मुझे लगता है ये रणनीति के स्तर पे होगा, इस पर कुछ काम चल रहा होगा, मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इस चर्चा में हम लोग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से आने वाला, क्योंकि परसों से जो सप्ताह शुरू हो रहा है वो बहुत गहमा गहमी वाला सप्ताह है। सोमवार को आर्थिक बजट पेश होगा, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण जिसको कहते हैं वो पेश होगा सोमवार को, और उसके बाद मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी पूर्ण बजट। क्योंकि इससे पहले, चुनाव से पहले जब गए थे उस समय जो छोटा सा बजट आया था आप लोगों ने देखा होगा, और अब बजट पेश होगा और उस बजट से उम्मीदें लगी होंगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी, और उम्मीदें लगी होंगी उधर नीतीश कुमार की भी, बिहार के मुख्यमंत्री की भी। और देखते हैं आगे होता क्या है और कैसे यहाँ से आगे, क्योंकि इसके बाद चुनाव में कूदना है और झारखंड का चुनाव भी इसी साल होना है। शेड्यूल के हिसाब से नवंबर दिसंबर में झारखंड का चुनाव भी है, और उसी दौरान झारखंड और पंजाब, माफी चाहूँगा, हरियाणा, और उससे थोड़ा पहले 1 महीना पहले महाराष्ट्र का चुनाव है। अगले साल फरवरी में दिल्ली का चुनाव है। तो ये चुनाव पूरे लगातार कहें तो 3-4 महीने के अंदर सारे चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक करवाना है जम्मू कश्मीर का चुनाव, जिसके बारे में शंका व्यक्त कर रहे थे गर्ग साहब। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर 30 सितंबर तक आपको जम्मू कश्मीर का चुनाव करवाना है तो उसके लिए इसी बजट सत्र के दौरान चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा करनी पड़ेगी। कम से कम 30-40 दिन तो आप देंगे सितंबर महीने में अगर चुनाव करवाते हैं तो, और मतलब कि अगस्त महीने की पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा एनी हाउ जम्मू कश्मीर की करनी होगी। क्या इसके लिए चुनाव आयोग
या नरेंद्र मोदी तैयार हैं? नरेंद्र मोदी अपने जब जम्मू भाषण देने गए थे, याद आता है, तो उन्होंने कहा था कि हम यहां जल्द चुनाव करवाएंगे। क्या वो भाषण चुनावी भाषण था? चुनावी वायदे थे? उस भाषण तो चुनावी था, लेकिन वायदा जो है वो चुनावी था या रियल था, ये देखना होगा। अगले 2-3 सप्ताह में ये भी पता चल जाएगा। तो ये 4 राज्यों के चुनाव, उसके बाद एक राज्य दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से गर साहब बता रहे थे। और इन सब को देखिए, मिलाइए, तो कहीं ना कहीं यहाँ से दिखता है, एक तस्वीर दिखती है जिसको गर्ग साहब, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु जी और हमारे दूसरे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, मनोरमा जी सब यहाँ आप लोगों के बीच पेश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में हमारे दोनों साथी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लगातार आप अपने विचार पहुँचाते रहते हैं, बताते रहते हैं। गनी भाई हमारे साथ हैं, राजकुमारी सैनी जी हैं और बस गुड नाइट लिख रही हैं, और निश्चित पटेल साहब हैं, मुसाबिर गनी साहब हमारे साथ, फिर समर चक्रवर्ती जी हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव सैनी जी हैं और राजेंद्र बंसोड़े साहब हमारे साथ हैं, गुलशन गुलाटी जी हमारे साथ बने हुए हैं, राजकुमारी सैनी जी, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब नेहरू जी की बात बता रहे हैं, दीपक परब साहब लिख रहे हैं वेरी गुड डिस्कशन टुडे, राजीव जी डीबी लाइव टीम डूइंग एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया आपका। 100 टाइम्स बेटर चैनल कंपेयर टू नोएडा गोदी मीडिया, सच्चाई हार नहीं सकती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही मोमिन खान साहब हैं, और विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि नेहरू पहला इलेक्शन 364, दूसरा इलेक्शन 364, तीसरी बार 361, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं उनको पहली बार में 282, तीसरी बार में 303 और तीसरी बार वो हार गए, 240 पे सिमट के रह गई उनकी पार्टी। सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक व सांस्कृतिक वैल्यूज़ में मोदी नेहरू जी से के नाखून के बराबर भी नहीं, थोथा चना बाजे घना, या थोड़ा चना बाजे घना, ये कह रहे हैं डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब। मुसाबिर गनी साहब भी हैं हमारे साथ बने हुए, संजीव सैनी जी गुड नाइट लिख रहे हैं, ओम प्रकाश जी गुड नाइट लिख रहे हैं, झुंझुनू से फ्री मोशन इंडिया भी लव यू लिख रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। और शाकिब आलम साहब भी हैं, लाल बहादुर सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अमन खान साहब बने हुए हैं, और ऐसे तमाम साथी फ्री मोशन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो देखते रहिए डीबी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।